Yes, dear students, good morning. As you know that in the previous period we have read about the early Vedic period and today we will read the later Vedic period. But before going to read our next topic, the later Vedic age, we will do a case study of इनाम गांव। इनाम गांव के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो कि एक कैलकोलिथिक साइट है। So let's read. Inam Gaon is a Chalcolithic site which has been dated between 1700 BCE and 600 BCE. It is located on the bank of river God, which is a tributary of the river Bhim in present day Maharashtra. तो आज के टाइम में इसका एरिया कहाँ पर है? महाराष्ट्र में पड़ता है। The people practiced agriculture and animal rearing for their livelihood. Some of the crops grown here include rice, beans, lentils, barley, etc. तो लोग पशु पालते थे और खेती करते थे और ये फसलें भी उगाते थे। Excavations at this site have yielded various आर्टिकल्स इंक्लूडिंग पॉटरी एंड टूल्स। इसके अलावा यहाँ पॉटरी मेकिंग भी की जाती थी और टूल भी बनाए जाते थे। पॉटरी फाउंड एट दिस साइट वाज रेड इन कलर एंड हैज़ ब्लैक डिज़ाइन। तो पॉटरी की क्या खास बात थी? रेड कलर में पॉटरी को पॉलिश किया जाता था और ब्लैक कलर की डिज़ाइन की जाती थी। टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड कॉपर हैव आल्सो बीन फाउंड अलॉन्ग विद कॉपर ज्वेलरी। तो टूल जो थे वो स्टोन के भी बनते थे, कॉपर के भी बनते थे और इवन की कॉपर से कुछ ज्वेलरी भी बनाते थे ये लोग। पीपल आल्सो स्टार्टेड वियरिंग गोल्ड ज्वेलरी लेटर ऑन। और बाद में लोगों ने गोल्ड ज्वेलरी भी बनाना शुरू कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम वन राउंड हट एंड 3 pit dwelling, all the houses in इनाम गांव वर रेक्टेंगुलर इन शेप। एक राउंड हट मिली थी वहाँ पर, 3 पिट ड्वेलिंग मिली थी और बाकी जितने भी घर मिले इनाम गांव में वो सारे रेक्टेंगुलर शेप में मिले थे। द हाउसेज हैड स्टोरेज एरियाज फॉर ग्रेन एंड वर मेड विद मड। तो हाउसेज जो थे वहाँ पे ग्रेन की स्टोरेज के लिए जगह बनाई हुई थी और मिट्टी से बने हुए घर थे। द हाउसेज वर थैच्ड विद ग्रास और उनकी जो छत थी वो घास से बनी हुई थी। मैनी एंशियंट ग्रेव्स हैव बीन फाउंड एट इनाम गांव। कुछ पुरानी कब्रें भी मिली हैं वहाँ पे। वेसल्स फिल्ड विद वाटर एंड फूड हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दीज बरियल्स। और उन कब्रों के पास, उनके अंदर, उनके साथ कुछ बर्तन भी मिले हैं जिनमें पानी और खाना भर के रखा हुआ था। इनाम गांव स्टार्टेड टू शो ए डेक्लाइन फ्रॉम अबाउट 700 BCE। कहते हैं कि इनाम गांव जो था वो 700 BCE के आसपास ख़त्म हो गया था। हिस्टोरियन बिलीव्ड पुअर क्लाइमेट कंडीशंस, वाटर स्कैर्सिटी और एपिडेमिक्स टू हैव बीन द रीज़न फॉर दिस डेक्लाइन। हिस्टोरियन क्या मानते हैं कि या तो क्लाइमेट एकदम से चेंज हुआ जिसकी वजह से लोग मर गए, या पानी की कमी हो गई होगी, या कोई एपिडेमिक्स, कोई महामारी फैल गई होगी जिसका कि लोगों को इलाज पता नहीं लग पाया और बहुत सारे लोग मारे गए। पीपल स्टार्टेड टर्निंग टुवार्ड्स हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर लाइवलीहुड। और लोग दोबारा से खेती करना छोड़ के हंटिंग, गैदरिंग करने लग गए थे। द रेक्टेंगुलर हाउसेज वर स्लोली रिप्लेस्ड बाय स्मॉल राउंड हट्स। जो रेक्टेंगुलर घर थे धीरे धीरे उनकी जगह पर राउंड हट बननी शुरू। द पीपल वर बिकमिंग पुअरर। लोग और भी ज़्यादा गरीब हो गए एंड लिविंग कंडीशन डेटेरियोरेटेड। और जो जीने की संभावनाएं थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से इनाम गांव जो था वो उसका एंड हुआ। नाउ लेट्स रीड अबाउट द लेटर वैदिक एज। द सामवेद, द यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद provide
मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द लेटर वैदिक एज। तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो थे, इन तीनों ने मिलकर ये लेटर वैदिक एज की जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करवाते हैं। और ऋग्वेद जो था वो अर्ली वैदिक एज की बारे में इंफॉर्मेशन देता है। द सामवेद कंसिस्ट ऑफ सॉन्ग्स कंपोज्ड फ्रॉम द ऋग वैदिक प्रेयर। तो सामवेद में जो सॉन्ग लिखे गए थे वो ऋग्वैदिक प्रेयर के ही थे। These songs were written for the purpose of recitation। और इन सॉन्ग्स को किसके लिए लिखा गया था? रेसिटेशन मतलब सिखाने के लिए, रटने के लिए लिखा गया था। हमने ये पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में जो सॉन्ग्स थे, भजन थे, वो लिखे नहीं जाते थे, बल्कि ऑरली ही उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास कर दिया जाता था। लेकिन जो सामवेद का टाइम आया, लेटर वैदिक पीरियड, उसमें ऋग्वेद के इन भजनों को लिखा जाने लगा ताकि उन्हें रिसाइट किया जा सके, रटा जा सके, याद किया जा सके। द यजुर्वेदा कंटेन्स हाइमन विच वर टू बी चैंटेड वाइल परफॉर्मिंग यज्ञ। यजुर्वेदा में ज़्यादातर क्या लिखे गए थे? मंत्र लिखे गए थे जो कि स्पेशली यज्ञ करते वक्त बोले जाते थे। इट आल्सो कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिचुअल दैट द डिवोटीज हैव टू परफॉर्म। यहाँ पे इस जितने मतलब जो भक्त होते हैं, और भक्त जो है अपने भगवान को खुश करने के लिए जो जो तरीके अपनाते थे, जो जो कार्यक्रम किया करते थे, उन सब के बारे में भी इसमें लिखा गया था। किसमें? यजुर्वेद में। द अथर्ववेदा contains spells, charms and mantras which are to be used for protection from evils and diseases। और अथर्ववेदा में क्या था? ये जो कुछ जादू, टोने, टोटके, कुछ मंत्र वो लिखे जाते थे जिसमें बुरी आत्माओं से या बीमारियों से छुटकारा मिल सकता था। Many other Vedic texts were also composed during later Vedic age। कुछ और चीज़ें भी लिखी गई थी लेटर वैदिक एज में। They include Upanishads, Aranyakas, Brahmanas and the epics Ramayana and Mahabharata। तो जो हमने अभी भी देखा कि उपनिषद या अरानकस, ब्राह्मणस या रामायण महाभारत भी इसी टाइम में लिखी गई थी। दिस पीरियड इज आल्सो रेफर्ड टू एज द एपिक एज बिकॉज द इवेंट्स मेंशन्ड इन द एपिक्स आर बिलीव्ड टू हैव हैपेंड टुवार्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड। और इस पीरियड को एपिक एज भी कहा जाता था। एपिक मतलब जैसे रामायण और महाभारत थे, तो ये बहुत बड़े दो एपिक थे, महाकाव्य थे, तो इसीलिए इस एज को एपिक एज भी कहा जाता था, क्योंकि जो इवेंट्स लिखी गई थी रामायण और महाभारत में, ऐसा माना जाता था कि ये सच्ची घटनाएं थी जो उस वक्त हुई थी, इसीलिए इन्हें लिखा गया था। नाउ लाइफ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लाइफ कैसी थी लेटर वैदिक पीरियड में? फर्स्ट वन, पॉलिटिकल लाइफ। By the later Vedic age, the tribal culture of the early Vedic period had given way to the establishment of kingdoms। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो किंगडम इस्टेब्लिश हुए थे वो किसके बेस पर बने थे? अर्ली वैदिक पीरियड में जो ट्राइबल कल्चर था उसके बेस पर बनाए गए थे। During this period, many large and powerful kingdoms were established। इस टाइम में तो सिर्फ एक ट्राइबल कल्चर हुआ करता था, वही फॉलो किया जाता था। बट लेटर वैदिक पीरियड में राजा हुए थे, बड़े बड़े किंगडम एस्टेब्लिश हुए थे।
पीपल आल्सो हैड स्टार्टेड मूविंग ईस्ट, लोगों ने ईस्ट की तरफ, पहाड़ों की तरफ जाना शुरू कर दिया, एंड साउथ वार्ड, और साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ। तो लेट्स सी इन दिस मैप, व्हेन यू विल सी दिस इज़ द ईस्ट साइड, इस तरफ, या फिर नीचे साउथ की तरफ आना शुरू कर दिया था। फ्रॉम पंजाब, पंजाब से लोग ईस्ट की तरफ जा रहे थे, एंड द वैली ऑफ गंगा एंड यमुना वर बीइंग ऑक्युपाइड, और जो गंगा और यमुना की वैलीज़ थी, ज़्यादातर लोग वहाँ बस गए और वहीं पर अपना जीवन गुजारने लगे। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावरफुल किंगडम्स, with the establishment of powerful kingdom, the Kshatriyas began to acquire enormous power. तो जैसे ये किंगडम सेटअप हुए तो जो क्षत्रिय थे उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल गई इस पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मण थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, बट लेटर वैदिक पीरियड में जो पावर थी वो किसके हाथों में आ गई? क्षत्रियों के हाथ में आ गई थी। The king also became the supreme authority, whose main duty was to protect the kingdom from enemies. राजा जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी था और उसकी मेन ड्यूटी क्या थी? अपने राज्य को दुश्मनों से बचाना होता था। As a result, the defense of the kingdom as well as maintaining a strong army became priority. तो इसीलिए एक राज्य को डिफेंस करना, बचाना और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन करना उस टाइम ये सबसे पहली प्रायोरिटी बन गई थी, यानी कि सबसे पहली ज़रूरत बन गई थी। द पोजीशन ऑफ द किंग वाज हेरिडिटरी, एंड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन ही परफॉर्म्ड वेरियस सेक्रीफाइसेस इंक्लूडिंग राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एंड वाजपेय यज्ञ। तो राजा जो था उसकी जो पोजीशन थी वो हेरिडेटरी हो गई, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनाया जाता था। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं हेरिडेटरी। और इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए राजा ने क्या किया? बहुत सारे तरह के यज्ञ करवाते थे राजा, जैसे कि राजसूय यज्ञ करवाना, अश्वमेध यज्ञ करवाना और वाजपेयी यज्ञ करवाना। द कोरोनेशन ऑफ द किंग वाज आल्सो ए मेजर सोशल ओकेजन, और राजा का जो एक कहते हैं ना राज तिलक किया जाता था, वो एक बहुत ही बड़ा सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। द किंग आल्सो ट्राइड टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज बाय एंगेजिंग इन वारफेयर। तो राजा जो थे वो अपनी टेरिटरी को कैसे बढ़ाते थे, कैसे एक्सपेंड करते थे? वार करके, यानी कि युद्ध लड़के वो अपने एरिया को बढ़ाया करते थे। द किंग वाज असिस्टेड इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बाय मैनी ऑफिशियल्स। तो राजा जो था उसका साथ देने के लिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जैसे सच एज द सेनानी एंड पुरोहिता, जो कि हमने अर्ली वैदिक पीरियड में भी पढ़ा था। मोस्ट ऑफ द डिसीजन वर नाउ टेकन बाय द किंग एंड हिज ट्रस्टेड एडवाइजर्स। तो सारे डिसीज़न राजा द्वारा लिए जाते थे या उसके जो बड़े ही विश्वास वाले एडवाइज़र हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे, वो राजा को सलाह दिलवाकर डिसीज़न करवाया करते थे। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द सभा एंड समिति डिक्रीज्ड सब्सटेंशियली। तो इस तरीके से अब जो सभा और समिति का रोल था वो लगभग ख़त्म हो गया था, क्योंकि राजा ही मेन हो गया था। द टैक्सेस विच वर कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल वर यूज्ड फॉर पेइंग द सोल्जर्स एंड आल्सो टू कैरी आउट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग रोड्स। लोगों से जो टैक्स लिए जाते थे राजा के द्वारा, उनसे सोल्जर्स को पे किया जाता था, एंड इवन कि कुछ
वेलफेयर यानी कि भलाई के काम किए जाते थे, जैसे कि बिल्डिंग बनवाना या रोड बनवाना। However, in villages, the administration was still looked after by the village councils. लेकिन गांव के अंदर जो शासन था वो अभी भी गांव के लोग ही मिलकर चलाते थे। Now let's read about the economic life. देखते हैं कि राजा की उस वक्त जो इकोनॉमिक लाइफ थी, उस लेटर वैदिक पीरियड में लोग की जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो कैसी थी। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, with the adoption of settled agriculture, people started living in villages and the nomadic lifestyle had been largely done away with. तो कहते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में मोस्टली जो लोग थे उन्होंने सेटल्ड एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी थी, लोग गाँव में रहने हो गए थे और जो नोमैडिक स्टाइल था कुछ हद तक उसे भी फॉलो किया जाता था। द गंगेटिक वैली, जो गंगा के आसपास के एरिया थे और गंगा रिवर का जो एरिया था उस एरिया को गंगेटिक वैली कहा जाता था। द गंगेटिक वैली वाज वेल suited फॉर एग्रीकल्चर एंड पीपल हैड स्टार्टेड यूजिंग आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स इंस्टेड ऑफ द वुडन वंस विच वर यूज्ड अर्लियर। तो गंगेटिक वैली जो था सबसे अच्छा एरिया माना जाता था खेती के लिए। लोगों ने आयरन टूल से खेती करनी शुरू कर दी थी और इवन कि अब वो जो पहले लकड़ी के हथियार इस्तेमाल किया करते थे उसकी जगह पे लोहे के इस्तेमाल करने लग गए थे। पीपल डोमेस्टिकेटेड कैटल एंड वेल्थ ड्यूरिंग दिस टाइम was measured in terms of the number of cows. तो लोग जो थे घरों में पशु पालते थे और कौन कितना अमीर है इसका पता उसकी नंबर ऑफ काउज को देखकर लगता था। मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें हुआ करती थी वो उतना ज़्यादा अमीर कहलाता था। यूज़ ऑफ आयरन एंड कॉपर हैड आल्सो बिकम वाइड स्प्रेड which led to advancement in metal work. आयरन और कॉपर का यूज़ बढ़ गया था जिससे मेटल वर्क का काम भी बढ़ गया था। आयरन टूल्स such as agricultural implements like the plough and weapons such as spears and arrowheads were popular by this time. एक तो एग्रीकल्चर से के जो इक्विपमेंट थे वो भी मेटल से बनाए जाते थे, आयरन से, और इसके अलावा जो युद्ध लड़ने के लिए स्पीयर्स और एरो हेड जो थे, तीर वगैरह, वो भी इसी से बनाए जाते थे, आयरन से। लेदर मेकिंग, कारपेंट्री, चैरियट मेकिंग एंड ज्वेलरी। तो उस वक्त कुछ और वर्क भी किए जाते थे जैसे लेदर बनाना या कारपेंट्री यानी कि जैसे ये लकड़ी का काम होता है ये करना, फर्नीचर बनाना, चैरियट मेकिंग यानी कि रथ बनाना, एंड ज्वेलरी बनाना। ज्वेलरी मेकिंग वर सम ऑफ द क्राफ्ट्स दैट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये सारे काम भी उस टाइम में परफॉर्म किए जाते थे। द लेटर वैदिक पीरियड आल्सो कोरेस्पोंडेंस टू द पेंटेड ग्रेवेयर पीरियड। कहते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड को पेंटेड ग्रेवेयर पीरियड भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? बिकॉज पेंटेड ग्रे क्ले वेसल्स वर यूज ड्यूरिंग दिस टाइम। क्योंकि इस टाइम में जो बर्तन यूज़ किए जाते थे वो मिट्टी के थे लेकिन उनको पेंट कर दिया जाता था ग्रे कलर में। एक्सकेवेशन एट मैनी प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया हैव yielded मैनी सच वेसल्स। तो नॉर्थ इंडिया में जो एक्सकेवेशन हुई हैं, खोज हुई हैं, वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे वेसल्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं। एज ए रिज़ल्ट दीज साइट्स आर नाउ नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स। इसीलिए इन साइट्स को पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स भी कहा जाता है। अनदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट seen during this period was the growth and development of urban centers as well as trade. इस
इस टाइम में और जो बड़ी एक डेवलपमेंट देखने को मिलती है वो क्या, कि जो एरिया था वो शहरों का बसना शुरू हो गया था, उसे हम अर्बन एरिया बोलते हैं। शहर बनने शुरू हो गए थे और इसके साथ साथ ट्रेड भी काफ़ी बढ़ गया था। एंड ट्रेड वाज कैरिड आउट थ्रू द बार्टर सिस्टम। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बार्टर सिस्टम। जब वस्तु के बदले में वस्तु दी जाए, धन ना देकर उसके बदले में वस्तु ही दी जाए या जानवर को दिया जाए, तो जो ट्रेड था वो अभी भी बार्टर सिस्टम के थ्रू किया जाता था। टाउन्स लाइक हस्तिनापुर एंड कुशाम्बी इन उत्तर प्रदेश फ्लोरिश्ड एट दिस टाइम। तो उस टाइम में जो हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे टाउन्स थे ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। तो दिस इज़ अबाउट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। In the next period we will read about the society and the other points. Is that clear?